इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग लुईस बिंदु संरचना लिखना मतलब आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ चुके हैं और आयनिक यौगिकों का निर्माण भी जान चुके हैं और सक्रियता श्रेणी भी पढ़ चुके हैं। अब हमको धातु के बारे में भी हम जानते हैं कि धातु किसे कहते हैं और धातु के गुण क्या हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। अब हमको ये पता करना है कि धातुएं हमको कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो धातु कहाँ से मिलते हैं। तो थोड़ा सा आप सोचेंगे तो पता चलेगा कि धातु कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो धातु का ना कोई पेड़ होता है, ना किसी खेत से निकलता है, ना आसमान से टपकता है। इसका मतलब धातुएं कहाँ से मिलती हैं, ज़मीन के अंदर से। ठीक है, तो धातुओं की प्राप्ति के बारे में हमको जानना है। अकरेंस ऑफ मेटल्स कहाँ से प्राप्त होते हैं धातुओं को। प्रकृति में तत्व मुख्यतः दो रूपों में पाया जाता है। कोई ना कोई धातु होगा तो कोई ना कोई एलिमेंट होगा, और कोई भी एलिमेंट दो ही रूप में पाया जाएगा, या तो स्वतंत्र मिले या संयुक्त रूप से मिले। अगर कोई भी एलिमेंट ज़्यादा एक्टिव है तो किसी न किसी से अभिक्रिया करेगा तो कंबाइन हो जाएगा, संयुक्त रूप में पाया जाएगा। अगर अभिक्रियाशील नहीं है, बिल्कुल क्रिया करना नहीं चाहता है, तो अकेले मिलेगा। तो उसी तरह दो रूप में पाया जाता है। पहला है स्वतंत्र अथवा मुक्त रूप में। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती हैं तथा ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर। ठीक है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब अकेले सिंगल अगर पाया जाएगा तो स्वतंत्र अवस्था में बोलेंगे। तो इसमें देखेंगे गोल्ड और प्लेटिनम ये हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। सिल्वर और कॉपर, इस पर स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये स्वतंत्र अवस्था में भी पाए जाते हैं और संयुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। दूसरा है संयुक्त रूप में। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इतनी अधिक अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती हैं। ज़रूर किसी न किसी के साथ, किसी न किसी एलिमेंट के साथ मिल करके यौगिक के रूप में ही पाई जाएंगी स्वतंत्र अवस्था में, मतलब अकेले। संयुक्त रूप से मतलब किसी न किसी एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई होंगी। ठीक है, तो जो बहुत अधिक क्रियाशील धातुएं होंगी जिनका स्थान सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होगा और कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती हैं। अगला है सक्रियता श्रेणी में मध्य की धातुएं जैसे जिंक, आयरन, लेड की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है, न बहुत ज़्यादा होती है न बहुत कम होती है। इसलिए ये पृथ्वी की भूपर्पटी में मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। या तो अपने ऑक्साइड के रूप में पाए जाएंगे, या अपने सल्फाइड के रूप में पाए जाएंगे, या कार्बोनेट के रूप में पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा जनरल ये चार्ट आप देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला है ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातुएँ हैं, ये मध्यम अभिक्रियाशील धातुएँ हैं, और ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातुएँ हैं। एक लाइन कॉपर और सिल्वर अभी बताए हैं कि मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन कॉपर और सिल्वर अपने सल्फाइड तथा ऑक्साइड अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में भी पाई जाती हैं। मतलब ये मुक्त अवस्था में भी पाए जा सकते हैं और संयुक्त अवस्था में। कौन कौन? कॉपर और सिल्वर। ठीक है, सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है तत्वों की प्राकृतिक प्रचुरता। तत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाए जाते हैं? जो पृथ्वी की भूपर्पटी मतलब पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है, धातुओं का मुख्य स्रोत है। मतलब धातुएं मैक्सिमम पृथ्वी के ऊपरी परत में पाई जाती हैं। समुद्री जल में भी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड आदि जैसे कुछ लवण उपस्थित होते हैं। समुद्री जल में भी लवण पाए जाते हैं, और लवण धातु और अधातु से मिलकर बना होता है। तो कुछ मतलब कि जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ, मैग्नीशियम क्लोराइड हुआ, या कोई भी साल्ट हुआ किसी भी मतलब धातु का, तो वह हमको जल में भी पाया जाता है, तो उसको भी हम अलग कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम धातुएं जो हैं वह पृथ्वी की भूपर्पटी में पाई जाती हैं, मतलब ऊपरी सतह में। भूपर्पटी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की भार के अनुसार प्रचुरता का घटता क्रम निम्नलिखित है। मतलब सबसे ज़्यादा, सबसे कम, ये घटते क्रम में हमने धातुओं का नाम लिखा है, और नीचे उनका परसेंटेज भार के अनुसार कितना पाया जाता है, कितना परसेंट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा भूपर्पटी में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन 49.2%, सिलिकॉन 25.7%, एल्युमिनियम 7.5%, आयरन
आयरन 4.2%, कैल्शियम 3.2, सोडियम 2.4, पोटेशियम 2.3, मैग्नीशियम भी 2.3, हाइड्रोजन 1% और अन्य तत्व 2.2%। ये परसेंटेज आप लोग याद कर लीजिएगा। इससे दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले पूछता है कि भूपर्पटी में सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? ऑक्सीजन। सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? ऑक्सीजन। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि भूपर्पटी में सबसे अधिक कौन सी अधातु पाई जाती है? तब भी क्या होगा? ऑक्सीजन। लेकिन पूछेगा भूपर्पटी में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो ये हमारा है एल्युमिनियम। भूपर्पटी में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीजन के बाद कौन सा एलिमेंट सबसे अधिक भूपर्पटी में पाया जाता है? सिलिकॉन। ये क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन आपको हम बोल दे रहे हैं, आप क्वेश्चन बना करके आंसर भी लिख सकते हैं इसको। भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सबसे अधिक पाई जाने वाली अधातु का नाम ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम। भूपर्पटी में ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाए जाने वाला अधातु सिलिकॉन। और भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु एल्युमिनियम के बाद कौन है? आयरन। 4 क्वेश्चन है, तो आप इसको क्वेश्चन बना करके या जैसे भी पढ़ के लिख लीजिएगा। ठीक है। पृथ्वी का लगभग 98% भाग इन 9 तत्वों से बना है। सिर्फ 2% भाग में अन्य सभी तत्व हैं। ठीक है। लगभग 9% मतलब 98% इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बना है। बाकी 2% में जितने भी एलिमेंट हैं वो आते हैं। अगली हेडिंग है हमारा खनिज किसे कहते हैं, पूछता है। तो हम जानते हैं कि भूपर्पटी से ही एलिमेंट्स मतलब कि धातुएं प्राप्त होती हैं। वही लिखा है, भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को हम खनिज कहते हैं। भूपर्पटी में मतलब भूपर्पटी से जिस फार्म में निकलेंगी, अंदर से अगर निकाल दिया जाए सिर्फ धातुओं को, तो अकेले तो होगा नहीं, कोई संयुक्त होगा कोई मुक्त होगा। तो संयुक्त अवस्था में जिस रूप में निकलती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो खनिज का मतलब धातुएं हैं, धातुओं के साथ अशुद्धियाँ लगी होंगी और अशुद्धियों के साथ बहुत सा मतलब कि अलग अलग एलिमेंट्स भी होंगे। तो हमको मेन धातु को प्राप्त करना है। तो धातु को प्राप्त करने के लिए अब हमको ये देखना होता है कि किस खनिज से सबसे आसानी के साथ कम खर्चे में ज़्यादा मात्रा में धातु हमको प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे खनिज को हम अयस्क कहते हैं। तभी अयस्क की डिफिनीशन लिखवाते हैं, लेकिन खनिज की एक और डिफिनीशन देख लेंगे। पृथ्वी में धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं। पृथ्वी में धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं खनिज कहलाते हैं। ठीक है। ये खनिज की 2 परिभाषा है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अयस्क उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को सरलतापूर्वक तथा कम खर्च में अलग किया जाता है उस धातु का अयस्क कहते हैं। उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को सरलतापूर्वक मतलब आसानी से तथा कम खर्च में अलग किया जाता है उस धातु का अयस्क कहते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, अयस्क का मतलब होता है ऐसा खनिज जिससे बहुत ही कम खर्चे में आसानी के साथ धातु को अलग किया जाता है, वह उस धातु का अयस्क कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि अयस्क और खनिज में क्या अंतर है? तो पृथ्वी से जो धातु निकलेगा जिस रूप में, यौगिक के रूप में निकले या अकेले निकले, उसको हम क्या बोलेंगे? खनिज। और जिस खनिज से आसानी से हम धातु प्राप्त कर सकें उसको कहेंगे अयस्क। तो पूछता है अयस्क और खनिज में क्या अंतर है? तो कह सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज होते हैं परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, पूछता भी है। सभी अयस्क खनिज होते हैं जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। क्लियर। अब उदाहरण है, उदाहरण का मतलब अयस्क का एग्जाम्पल हम लिखवाने जा रहे हैं। आपको नाम और उसका सूत्र 1 बार 2 बार 3 बार लिख करके एकदम याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि कॉपर के 2 अयस्कों के नाम बताइए तथा उसका सूत्र लिखिए, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन ऐड करेगा। या जनरल कल कॉपर के अयस्क हैं, 4 अयस्क का नाम देगा, फिर ऑप्शन दे देगा, आपको पहचानना होगा। तो कॉपर के अयस्क, कॉपर पाइराइट, नाम क्या है? कॉपर पाइराइट।
फार्मूला CuFeS2, एकदम ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। नाम क्या है? कॉपर पाइराइट। सूत्र क्या है? CuFeS2। दूसरा है कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस नाम क्या है? Cu2S। और उसके बाद क्या है? माइलेकाइट, माइलेकाइट CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। तो कॉपर के 3 अयस्क, कॉपर पाइराइट CuFeS2, कॉपर ग्लांस Cu2S, माइलेकाइट CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, याद रहेगा। एल्युमिनियम के अयस्क, 2 अयस्क हैं, बॉक्साइट, फार्मूला Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O बॉक्साइट। एल्युमिनियम के अयस्क का नाम क्रायोलाइट, Na3AlF6, Na3AlF6 क्रायोलाइट एल्युमिनियम का हो गया। जिंक का सबसे इम्पॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन यहीं से बनता है, तो फार्मूला अगर नहीं याद होगा तो फिर कुछ आया होगा नहीं, इसलिए रट लीजिएगा। कैलेमाइन, कैलामाइन भी रहता है, कैलेमाइन ZnCO3, जिंक ब्लेंड ZnS, कैलेमाइन ZnCO3, जिंक ब्लेंड ZnS। सिल्वर के अयस्क, सिल्वर ग्लांस Ag2S, हार्न सिल्वर AgCl, सिल्वर ग्लांस Ag2S, हार्न सिल्वर AgCl। मरकरी का अयस्क, मरकरी को पारद भी बोलते हैं, पारा, सिनाबार Hgs। पूछता है सिनाबार का सूत्र क्या होगा, या सिनाबार किसका अयस्क है, किस धातु का, तो मरकरी का Hgs। लोहा, आयरन के अयस्क, हीमेटाइट Fe2O3, सिडराइट FeCO3, हीमेटाइट Fe2O3, सिडराइट FeCO3, Fe2O3 FeCO3। लेड का अयस्क गैलेना PbS। हम चाहेंगे कि जितने भी अयस्क हैं आप लिख करके चार्ट बनाकर एकदम रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अयस्क का नाम और उसका सूत्र। अगर नहीं याद होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसलिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और सब कुछ जानते हुए लिख नहीं पाओगे, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देख लो। कॉपर पाइराइट CuFeS2, कॉपर ग्लांस Cu2S, मैलेकाइट CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस। एल्युमिनियम के अयस्क की बात करें, बॉक्साइट सबसे इंपॉर्टेंट अयस्क एल्युमिनियम का Al2O3 इंटू 2H2O, क्रायोलाइट Na3AlF6, जिंक के अयस्क कैलेमाइन ZnCO3, जिंक ब्लेंड ZnS, दोनों है NCERT में है, इसी से क्वेश्चन बनता है। तो जिंक का तो एकदम रट लेना, कैलेमाइन ZnCO3, जिंक ब्लेंड ZnS। सिल्वर का अयस्क, सिल्वर ग्लांस Ag2S, हार्न सिल्वर AgCl। मरकरी का अयस्क सिनाबार या सीनेबार भी लिखा रहता है Hgs। लोहे का हीमेटाइट Fe2O3, सिडराइट FeCO3। लेड का गैलेना PbS, ठीक है। अगली डिफिनीशन हमारी है धातुकर्म या धातुविकी। परिभाषा ही पूछता है डायरेक्ट, मेटलर्जी, अयस्क से भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातुकर्म कहते हैं। अयस्क से भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया को धातुकर्म कहते हैं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 भागों में विभाजित करके अयस्कों से शुद्ध धातु का निष्कर्षण कई चरणों में करते हैं, जो निम्न प्रकार है। हम सबसे पहले धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 भाग में बांटेंगे और बांटने के बाद किस तरह की कौन सी धातु को हम कैसे निष्कर्षित करेंगे, कैसे अलग करेंगे, उसी के बारे में जानना है। तो एक फ्लो चार्ट है, आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद फिर आगे डिटेल में बताते हैं। तो मान लीजिए ये अयस्क हमको मिला, ठीक है। तो जैसे ही अयस्क मिलता है तो अयस्क के बाद हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, अयस्क का सांद्रण करते हैं। सांद्रण का मतलब होता है ना, जो ज़मीन से अयस्क निकलता है उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ होती हैं, साथ में मिट्टी, कंकड़, पत्थर भी उससे जुड़े रहते हैं ना, ज़मीन के अंदर से निकल रहा है, तो उसमें से अशुद्धियों को अलग करना, मतलब अयस्क से अशुद्धियों को अलग करना ही क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण। तो अशुद्धियाँ अलग कर दिए, अयस्क का सांद्रण हो गया। उसके बाद हम धातुओं को 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, दूसरा है मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और तीसरा है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, ठीक है। तो बहुत ही अभिक्रियाशील धातुएं जो होती हैं, गलित धातु लवण का विद्युत अपघटन कर देंगे, मतलब जो भी अयस्क हमको मिलेगा उसको हम गला करके और उसका विद्युत अपघटन करेंगे तो हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी डायरेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जितनी भी होती हैं
उनका हमको क्या करना है, वैद्युत अपघटन गला करके, पिघला करके या पानी में अगर घुल जाते हो तो घोल करके हम वैद्युत अपघटन कर देंगे, हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। दूसरा है मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। अगर मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं बीच वाली, अभी बताए थे तीनों पार्ट हम बनाए भी हैं उधर, तो उसमें से दो टाइप के अयस्क हमको मिलेंगे, या तो कार्बोनेट अयस्क होगा या सल्फाइड अयस्क होगा। अगर कार्बोनेट अयस्क होगा तो उसका निस्तापन करेंगे, अगर सल्फाइड अयस्क होगा तो उसका भर्जन करेंगे। अभी हम आगे चर्चा करेंगे निस्तापन क्या होता है, भर्जन क्या होता है, अभी आप चार्ट याद रखिएगा। कार्बोनेट अयस्क का क्या करते हैं, निस्तापन। सल्फाइड अयस्क का क्या करते हैं, भर्जन। भर्जित अयस्क या निस्तापित अयस्क हमको प्राप्त होगा, तो उसके बाद हमको धातु ऑक्साइड मिलेगा। निस्तापन जब करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, धातु का ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड का हम अपचयन करेंगे, तो अपचयन किसे कहते हैं, किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना ही अपचयन कहलाता है। तो धातु ऑक्साइड से हम ऑक्सीजन को जब निकाल देंगे तो धातु का अपचयन हो गया। तो धातु ऑक्साइड का जब अपचयन हो जाएगा तो हमको धातु प्राप्त हो जाएगी। जब हमको धातु मिल गई तो धातु का हम क्या कर लेंगे, शोधन, धातु का शोधन कर लेंगे। क्लियर। सबसे पहले मध्यम क्रियाशील धातु का मतलब दो टाइप का अयस्क हमको मिल सकते हैं, या तो कार्बोनेट अयस्क होगा या सल्फाइड अयस्क होगा। इसका हम निस्तापन करेंगे या भर्जन करेंगे। निस्तापन और भर्जन करेंगे तो हमको धातु का ऑक्साइड प्राप्त होगा। फिर धातु के ऑक्साइड का अपचयन करेंगे तो धातु में अपचयन हो जाएगा, धातु हमको प्राप्त हो जाएगा। फिर उस धातु को हम शुद्ध कर लेंगे। ठीक है। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होंगी अगर तो क्या होगा, तो सल्फाइड अयस्क होता है। निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का सल्फाइड ही होता है, जो सिल्वर कापर अभी देखे भी हो गया आप। फिर उसका हम भर्जन करेंगे। यहाँ पे सल्फाइड अयस्क है तो क्या करते हैं, भर्जन करेंगे। डायरेक्ट भर्जन से ही हमको धातु प्राप्त होगा, यहाँ पे ऑक्साइड नहीं मिलेगा, हमको डायरेक्ट धातु मिल जाएगा। फिर धातु का प्रसंस्करण या धातु का शोधन हम कर लेंगे। ठीक है। ये फ्लो चार्ट आपको याद होना चाहिए। वैसे अगर एनसीईआरटी की बुक में भी है आपके, इस चार्ट को चाहें तो अपनी बुक से भी आप देख सकते हैं। बी की छूट गया था हेडिंग, देख लेंगे उसको। अधात्री अथवा मैट्रिक्स अशुद्धियाँ किसे कहते हैं, क्वेश्चन होता है गैंग किसे कहते हैं। अधात्री की इंग्लिश क्या होती है, गैंग। तो पृथ्वी से खनित अयस्कों में, मतलब पृथ्वी से जो अयस्क हम निकालते हैं, मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें हम अधात्री या गैंग कहते हैं। मतलब अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को ही हम क्या कहते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को ही हम अधात्री या गैंग कहते हैं। क्लियरिंग है। अभी हम नाम सुने थे अयस्कों का सांद्रण, तो उसी को हम सांद्रण कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। अयस्कों का समृद्धिकरण या अयस्कों का सांद्रण दोनों सेम होता है, तो बताया भी था अभी डिफिनीशन, वैसे देख लें आप लोग। खानों से प्राप्त अयस्कों में उपस्थित अधात्रियों को, मतलब अशुद्धियों को अलग करने की क्रिया को अयस्कों का समृद्धिकरण या सांद्रण कहते हैं। खानों से प्राप्त अयस्कों में उपस्थित अधात्रियों को अलग करने की क्रिया को अयस्कों का समृद्धिकरण या सांद्रण कहते हैं। अयस्क का सांद्रण करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को हाथ से बीनकर अलग कर लेते हैं। मान लीजिए अयस्क ज़मीन से निकल गया तो उसमें जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना, उसको हाथ से उठा करके हम अलग कर लेंगे। ठीक। फिर इन्हें हथौड़े द्वारा पीटकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। फिर हथौड़े से उसको तोड़ के छोटा छोटा टुकड़ा बना लेते हैं। और फिर उसके बाद फिर इन्हें दलित्र मतलब क्रशर में डालकर चूरा बना लेते हैं। क्रशर मतलब उसको मतलब कुचल करके एकदम चूरा बन जाएगा, एकदम मतलब कि पाउडर तो नहीं बनेगा लेकिन एक चूरा बन जाएगा। तो चूरा बना लेते हैं। उसके बाद इस प्रकार प्राप्त चूर चूर टुकड़ों को स्टाम्प मिल में डालकर अत्यंत महीन पीस लेते हैं, एकदम पाउडर बना लेंगे। ठीक है। इस पिसे हुए अयस्क के सांद्रण के लिए कई विधियों का प्रयोग कर सकते हैं जो अयस्क की प्रकृति पर निर्भर करती है। इनमें से कुछ विधियां निम्नलिखित हैं। करने का मतलब यह है कि डायरेक्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, अयस्क का बड़ा बड़ा जो टुकड़ा होगा उसको उठा लेंगे। टुकड़ा लेने के बाद हथौड़े से तोड़ के उसको छोटा छोटा टुकड़ा बनाएंगे। फिर उस छोटे छोटे टुकड़ों को क्रशर में डाल के कुचल करके मतलब कि हम चूरा बना लेंगे। और फिर चूरे को स्टाम्प मिल में डाल करके उसको पीस करके एकदम महीन पाउडर बना लेंगे। अब इस पाउडर हमको पाउडर फार्म में अयस्क प्राप्त हो गया। अब उस पाउडर फार्म से हम अशुद्धियों को अलग करेंगे। शायद समझ में आ गया होगा। अब अशुद्धियों को अलग करने की 3 विधियां हैं, मतलब कि सांद्रण की। इसमें से एक ही विधि हमारी इम्पॉर्टेंट है, बीच वाली। उसके बाद से ऊपर नीचे का भी देख लेते हैं। वैसे आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तो पूछता नहीं है, लेकिन लिख लेते हैं थोड़ा सा ये वाला। पहला है गुरुत्व पृथक्करण विधि।
ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। इस विधि द्वारा भारी अयस्कों जैसे SnO2, स्टेनाइट, Fe3O3 मैग्नेटाइट बोलते हैं का सांद्रण किया जाता है। ये मैग्नेटाइट अयस्क आयरन का है, स्टेनाइट सिल्वर टिन का अयस्क है स्टेनाइट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, महीन पिसे हुए अयस्क के चूर्ण को पानी से भरे हुए तालाब में खूब खलबलाते हैं। पानी में डाल करके खूब ज़्यादा हिलाएंगे उसको, खूब खलबलाएंगे, जिससे पानी में जो अशुद्धियाँ घुलनशील होंगी पानी में घुल जाएंगी, और जिनका घनत्व तो पानी से कम होगा वो ऊपर आ जाएगा। वही कह रहा है, घुलनशील अशुद्धि पानी में घुल जाती है, कम घनत्व वाली अशुद्धियाँ पानी के ऊपर तैरती हैं तथा अधिक घनत्व वाले अयस्क के कण नीचे बढ़ जाते हैं। भारी है तो घनत्व ज़्यादा होगा, पानी में घुल जाती हैं, कम घनत्व वाली अशुद्धियाँ पानी के ऊपर तैरती हैं, अधिक घनत्व वाले अयस्क कण नीचे बढ़ जाते हैं। अयस्क के ऊपर जल की तेज धारा बहाएंगे खूब ज़्यादा पानी, तो घुलनशील तथा कम घनत्व वाली अशुद्धियाँ दूर कर देते। खूब ज़्यादा धारा बहाएंगे तो जो ऊपर हल्का होगा वो भी पानी के साथ बह जाएगा, और पानी के साथ जो पानी में जो घुला हुआ अशुद्धि होगा वो भी निकल जाएगा, और अयस्क के कण हमको नीचे बढ़ जाएंगे, हम उसको अलग कर लेंगे। अगला है झाग प्लवन विधि या फेन प्लवन विधि, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इस पर ये फिगर है, आप लोग बना लीजिएगा। होता क्या है ना, इसमें पानी और तेल का मिश्रण लेते हैं और उसी में क्या बोलते हैं अयस्क डालते हैं। अयस्क में ये मतलब कि इस विधि से सल्फाइड अयस्क का हम सांद्रण करते हैं, तो सल्फाइड अयस्क का जो सल्फाइड पार्ट होता है वो तेल से चिपक जाता है, जो अशुद्धियाँ होती हैं वो जल में घुल जाती हैं। उसके बाद इसमें तेज वायु की धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या होता है ना कि अयस्क के झाग ऊपर चले जाते हैं, अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। लिख देखें, बाकी फिगर आप लोग बना लीजिएगा, और ये 2 लाइन है देख लीजिए, लिख लीजिएगा। इस विधि से मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों जैसे कॉपर पाइराइट, सिल्वर ग्लांस, गैलेना आदि का सांद्रण किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पूछता है कि मतलब कि झाग प्लवन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। याद रखिएगा, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। जब सल्फाइड अयस्क को तेल और जल के मिश्रण में डालते हैं तो सल्फाइड अयस्क तेल द्वारा शीघ्रता से भीगते हैं तथा अशुद्धियाँ जल द्वारा तेजी से भीगती हैं। इस प्रकार तेल और पानी में भरे हुए सल्फाइड अयस्क के निलंबन में जब वायु प्रवाहित करते हैं तब सल्फाइड अयस्क के कण झाग बन के ऊपरी सतह पर आ जाते हैं तथा अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं। इस विधि को हम फेन उत्प्लावन विधि भी कहते हैं। सल्फाइड अयस्क को छानकर तथा फिर सुखाकर अलग कर लेते हैं, ठीक है। अगला है चुंबकीय पृथक्करण विधि। नाम से ही पता है, अगर अयस्क चुंबकीय हो, अशुद्धियाँ या कोई भी पदार्थ अनुचुंबकीय हो, तो चुंबक लगाएंगे तो जितने भी अयस्क होंगे चुंबक में चिपक के बाहर आ जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब कि नहीं है। जब अयस्क चुंबकीय होता है तो अन्य पदार्थ अचुंबकीय होते हैं, तो यह विधि प्रयोग में लाई जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें एक ही है, झाग प्लवन विधि। आप लोग देख लीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन है सॉल्व करके बताएंगे। जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर के 2 अयस्कों के नाम तथा सूत्र लिखिए। एक क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किस विधि से करते हैं। मरकरी के एक अयस्क का नाम तथा सूत्र लिखिए। धातु कर्म को
परिभाषित कीजिए। स्टेनाइट तथा मैग्नेटाइट सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो वीडियो को अगर ध्यान से देखेंगे सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।